Hello students, I am Hirsing Solanki from Vision's family. So today we are going to discuss our unit 7, that is physiology and injuries in sports. थोड़ा सा बायोलॉजिकल जाता है आपका चैप्टर, लेकिन बहुत अच्छा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन देखें, वेटेज के अगर अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट है पूरी. ज़्यादा डीपली नहीं जाना है बायोलॉजिकल, लेकिन फिर भी एक्सरसाइज के थ्रू आपको बायोलॉजिकल क्या आपके फैक्टर्स रहते हैं, क्या फिजियोलॉजी आपकी किस तरह से काम करती है, वो सब देखने वाले हैं. चलो शुरू करते हैं. सबसे पहले क्या क्या 5 टॉपिक हम पढ़ने वाले, सबसे पहले उनकी बात करते हैं, या फिर हम बात कर लें फिजियोलॉजी क्या चीज़ है. सबसे पहले फिजियोलॉजी को समझते हैं कि फिजियोलॉजी आप मान के चलें कि वो फंक्शनिंग, वो आपकी बॉडी मूवमेंट, जिसकी वजह से आपकी बॉडी काम कर रही है, जिस वजह से कर रही है, वो आपकी कहलाती है फिजियोलॉजी. लेकिन कोई अगर स्पोर्ट्स पर्सन है, कोई अगर एक्सरसाइज कर रहा है, कोई वर्कआउट कर रहा है, तो उसकी फिजियोलॉजी अलग होगी कंपेरिजन टू अदर्स. तो वही चीज़ है, किस तरह से अलग होती है, क्या उसको बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या इफेक्ट उसका बॉडी पे पड़ता है ड्यू टू एक्सरसाइज या वर्कआउट, वही चीज़ देखते हैं. चलो सबसे पहले आपका इसके अंदर आता है, जैसे कलर ये ठीक है, हाँ फिजियोलॉजी ब्लैक ही कर लेते हैं. हाँ, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल एजुकेशन. क्या आपके कंपोनेंट्स हैं, वही किस तरह से डिटरमाइन करेंगे आप ड्यू टू फिजियोलॉजी, वही चीज़ देखने वाले हैं. फिर आपका आएगा इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम, वही चीज़ इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन द कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम. आपके मस्कुलर सिस्टम के ऊपर, आपके कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर एक्सरसाइज का क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, वही हम देखेंगे. आप सबसे पहले नंबर पर आपका जो टॉपिक है, फर्स्ट नंबर पे फिजियोलॉजिकल जो फैक्टर्स हैं डिटरमाइनिंग कंपोनेंट्स, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें से आपका मान के चलें कि या तो 5 नंबर का मेजर क्वेश्चन सीधा बनता है या फिर 3 नंबर का बनेगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से कंफर्म क्वेश्चन आता है, वो देखेंगे. फिर आपका हो गया फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग, यानी एज के अकॉर्डिंग आपके फिजियोलॉजिकल में क्या क्या चेंजेस होते हैं आपकी फिजियोलॉजी के अंदर, वही चीज़ है. फिर आपका आता है स्पोर्ट्स इंजरीज, जो कि आपके इसके अंदर दिया हुआ है, इंजरीज दूसरा जो टॉपिक है. फिर आपका पूरा चलेगा इंजरीज, क्या कितने टाइप की इंजरीज होती है, किस तरह से होती है, क्या क्या इनके नाम है साइंटिफिक, या फिर किस तरह से उनको ठीक किया जा सकता है, वही चीज़ अपन देखेंगे. तो थोड़ा सा बायोलॉजिकल है, ज़्यादा डीप में नहीं जाएंगे, हल्का हल्का समझते हुए चलेंगे, क्योंकि बायोलॉजी की क्लास है नहीं. फिर भी क्वेश्चन आपके बनते हैं, ये 12th बेस्ड पे है, देखा जाए तो आपके ज़्यादा डीपली आता नहीं है. आप बैचलर्स और मास्टर्स करते हैं तब ज़्यादा डीपली इसके अंदर आपको देखने को मिलता है, पूरी बायोलॉजी आपकी पढ़नी पड़ती है आपको फिजिकल एजुकेशन के अंदर. तो वही चीज़ें. तो सबसे पहले अपना फर्स्ट टॉपिक शुरू करते हैं अपन. हाँ, तो फर्स्ट टॉपिक आपका क्या था, फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग द कंपोनेंट्स ऑफ फिजिकल फिटनेस. तो फिजिकल फिटनेस कंपोनेंट्स आपके क्या क्या हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, आपको ये याद रखने. नंबर 1 पे आपका आता है स्ट्रेंथ, फिर आपका आता है स्पीड, फिर आपकी आती है एंड्योरेंस, फिर फ्लेक्सिबिलिटी. ये 4 आप ये कंपोनेंट्स याद रखेंगे, स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी. ये चारों याद रखने. किस तरह से आप डिटरमाइन करेंगे इनको फिजियोलॉजी फैक्टर्स के थ्रू, वो देखते हुए चलते हैं. सबसे पहले आपका आएगा स्ट्रेंथ. हाँ, ये आपको पॉइंट याद रखने, चाहे आप स्ट्रेंथ डिटरमाइन कर रहे हैं या फिर स्पीड कर रहे हैं, एंड्योरेंस कर रहे हैं, चाहे फ्लेक्सिबिलिटी कर रहे हैं, आपको ये पॉइंट्स याद रखने. इसके बाद हल्का हल्का आप 2-3 लाइन लिख सकते हैं, देखेंगे अपन लिखा हुआ भी है, आपको आगे जाके देखने को मिलेगा. सबसे पहले आपका आता है साइज ऑफ द मसल. बेसिक सी बात है, थोड़ा सा इधर आ जाते हैं. बेसिक बात है कैसे कि किसी की साइज मसल्स की ज्यादा है, कोई पतला दुबला है, कोई मोटा हट्टा कट्टा इस तरह से है, खली टाइप से, तो ऑब्वियसली बात है उसके अंदर स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. तो ये मसल्स की जो साइज है वो फैक्टर काम कर रहा है आपकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने के लिए. फिजियोलॉजी है किसी की फिजियोलॉजी क्या है कि मसल उसकी अच्छी है, उसकी साइज ज्यादा है, ठीक है. कोई पतला दुबला है, मेरी तरह बिल्कुल नहीं, लेकिन फिर भी कोई अगर पतला दुबला है लेकिन उसकी मसल साइज है कम है, तो उसकी स्ट्रेंथ कम होगी, ऑब्वियसली बात है. लेकिन कोई खली जैसा कोई इस तरह से हट्टा कट्टा है, उसकी अच्छी मसल साइज है, तो ऑब्वियसली बात है उसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी. एक फैक्टर ये हो गया आपका. दूसरा फैक्टर आपका आता है बॉडी वेट. ऑब्वियसली बात है कोई 50 किलो का लड़का है, कोई 90 किलो का है, तो किस में ज्यादा स्ट्रेंथ होगी, जो 90 केजी का होगा, वही वाली बात है. तो बॉडी वेट इस तरह से काम करता है, बेसिक चीज है. क्यों करता है वो अपन थोड़ा सा इसमें देख लेंगे, 1-2 लाइन क्या क्या इसके अंदर हो सकती है. उसके बाद आपका आता है मसल कंपोजिशन. ये थोड़ा सा अलग चीज है. क्या है, देखो 2 टाइप की आपकी मसल कंपोजिशन होती है. इसके अंदर 2 चीज आपकी आती है. तो सबसे पहले आपका आएगा फाइबर्स. 2 टाइप के आएंगे. क्या होगा, फास्ट ट्विच फाइबर और स्लो ट्विच फाइबर. क्या होती है आगे जाके पढ़ेंगे, देखते हैं. इसको थोड़ा सा होल्ड करते हैं अभी. फिर आपका आता है इंटेंसिटी ऑफ नर्वस सिस्टम, नर्वस इंपल्स. नर्वस इंपल्स किस तरह से हो गया, देखो जैसे आप कुछ एक्टिविटी कर रहे हैं, वर्कआउट कर रहे हैं जिम के अंदर. सपोज जिम के अंदर आप वर्कआउट कर रहे हैं, आपको डंबल उठा रहे हैं, कुछ आप वेट उठा रहे हैं आपसे, लेकिन नहीं उठ पा रहे हैं. लेकिन आपने 4-5 आपके जो दोस्त आसपास खड़े हैं, उन्होंने आपको जोश दिलाया कि कर सकता है, या मोटिवेशनल सॉन्ग हो, कुछ भी हो गया,
आपका जो नर्वस इंपल्स आपका काम किया कि नहीं मैं कर सकता हूँ या मैं वो करना ही है, तो आपकी ताकत कहाँ से आ गई फिर एकदम से? पहले तो आप नहीं उठा पा रहे थे, लेकिन वो आपका काम करता है नर्वस इंपल्स। यहाँ आके फैक्टर काम करता है स्ट्रेंथ आपका, जो भी डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। वही चीज है आपका नर्वस सिस्टम, नर्वस इंपल्स जो हो गया आपकी स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करने में हेल्पफुल होता है। वही हो गया मसल कंपोजिशन। क्या हो गया, जैसे देखो बात करते हैं अपन, बात कर ही लेते हैं यहाँ पर अभी। दो टाइप के फाइबर मैंने बताया आपको, फास्ट ट्विच हो गया और स्लो ट्विच हो गया। फास्ट ट्विच में क्या हो जाता है, जैसे कि जिसकी बॉडी हो गई फास्ट मूव कर रही है, जैसे स्पीड हो गया, ठीक है, जिसकी स्पीड अगर उसकी अच्छी है तो उसकी बॉडी के अंदर उसके जो ब्लड है, उसके मसल्स हैं, उसके अंदर उसके फास्ट ट्विच फाइबर होनी चाहिए, तब जाके वो उसकी बॉडी इस तरह से वर्क करेगी या उसमें स्ट्रेंथ मिलेगी, ठीक है। वैसे ही स्लो ट्विच फाइबर होता है आपका, जो एंड्योरेंस में काम आता है, जो धीरे धीरे वर्क करने में या लंबे टाइम तक काम करने में वो हेल्पफुल होता है। इतना समझेंगे, ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखते हैं आगे नेक्स्ट क्या है आपका। ये दे रखा है आपका सबसे पहले साइज ऑफ द मसल्स। द स्ट्रेंथ ऑफ द मसल्स लार्जली डिपेंड्स अपॉन द साइज ऑफ द मसल, ठीक है। इट इज अ वेल नोन फैक्ट दैट बिगर एंड लार्जर मसल्स एंड कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। वही जो चीजें मैंने बोली वही लिखी हुई है, एक बार आप रीड करेंगे अच्छे से समझ में आएगा। कुछ भी नहीं है समझने का, इतना कुछ खास डीपली जाने की जरूरत नहीं है। मसल कंपोजिशन को एक बार देख लेते हैं। ईच मसल्स कंसिस्ट ऑफ बेसिकली टू टाइप्स ऑफ फाइबर्स, मसल फाइबर, ठीक है। वो जो बात करी थी मैंने, सबसे पहले आता है आपका फास्ट ट्विच फाइबर्स, जो किस कलर का होता है, व्हाइट फाइबर। ये याद रखेंगे, ये कलर आपका जरूर क्वेश्चन आता है 1 नंबर के अंदर, यह इंपॉर्टेंट है थोड़ा, व्हाइट फाइबर, ठीक है। फिर आपका आता है स्लो ट्विच फाइबर, जो कि किस कलर में होता है, रेड फाइबर। ये इंपॉर्टेंट चीज है, स्टार लगा लो बोले इसको आप यहाँ पे, ये इंपॉर्टेंट है, 1 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। द फास्ट ट्विच फाइबर आर केबल टू कॉन्ट्रैक्ट फास्टर एंड देयरफॉर दे कैन प्रोड्यूस मोर फोर्स। फास्ट ट्विच फाइबर हैं, ज्यादा फोर्स जनरेट करते हैं। ये जेनेटिकली हो सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है किसी के अंदर है किसी के नहीं है, लेकिन अगर आपके अंदर नहीं है, लेकिन आप एक्सरसाइज करके वर्कआउट करके आपके मसल्स के अंदर इनको बिल्डअप कर सकते हैं, तो ये इफेक्ट पड़ता है एक्सरसाइज का, वर्कआउट का, स्पोर्ट्स के फील्ड में आने का, वही सब चीजें। फिर आपका आता है ये हमने देख ही लिया, स्लो ट्विच फाइबर जो होते हैं, जो कम कैपेबल होते हैं थोड़े से फोर्स जनरेट करने में, वही चीज होगी। इंटेंसिटी ऑफ नर्व इंपल्स क्या चीज है, द टोटल फोर्स ऑफ द मसल डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्टिंग मोटर यूनिट्स वेरेवर अ स्ट्रोंगर नर्व इंपल्स फ्रॉम सेंट्रल नर्वस सिस्टम। क्या होगा, वही जो मैंने बताया आपको, एक साथ किसी ने जोश दिलाया, पहले आपकी ताकत नहीं लग रही थी, लेकिन फिर भी एकदम से जनरेट हो गई स्ट्रेंथ आपके अंदर, वही चीजें नर्वस सिस्टम पे काम करता है पूरा। ये आपका था स्ट्रेंथ डिटरमाइन करने के फैक्टर, फिजियोलॉजिकली फैक्टर्स थे आपके, ठीक है। वैसे आपके स्पीड, एंड्योरेंस और फ्लेक्सिबिलिटी के अपन देखने वाले हैं, ज्यादा डिटेल में बात करने की जरूरत नहीं, पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, बस 1-2 लाइन आप उसको लिख सकते हो। देखो नेक्स्ट आपका आता है स्पीड। स्पीड क्या होती है, स्पीड आपकी वो होती है, आपकी जो डिस्टेंस आपने कवर कर रहे हो मैक्सिमम मिनिमम टाइम के अंदर, वो आपकी कहलाती है स्पीड। याद रखना है स्पीड को। अपन जो नेक्स्ट अपन आगे जाके पढ़ेंगे ट्रेनिंग इन स्पोर्ट्स के अंदर, स्पीड को किस तरह से बढ़ाने के क्या ट्रेनिंग मेथड्स होते हैं, वो भी आपके 5 नंबर में काफी ज्यादा पूछे जाते हैं कई बार, थोड़ा सा याद रखेंगे। स्पीड क्या होती है, आप मैक्सिमम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं मिनिमम टाइम के अंदर, वो आपकी कहलाती है स्पीड, ठीक है। याद रखना है। इसके अंदर आपके क्या क्या इसके अंदर पॉइंट्स हैं। सबसे पहले आपका मोबिलिटी ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम का किस तरह से काम कर रहा है, आपकी स्पीड किस तरह से आप बढ़ाएंगे, वही चीज आपकी हो जाती है। मसल कंपोजिशन इसके अंदर हो गया, जैसे आपके फास्ट ट्विच फाइबर होनी चाहिए, आपकी मसल में पावर होनी चाहिए। पता चले आपकी मसल में स्टिफनेस आ रखी, मतलब आपकी बॉडी में स्टिफनेस आ रखी है, आप दौड़ने जाएंगे आपकी नस चढ़ जाएगी ठीक है, नस चढ़ जाएगी, तो थोड़ा सा जैसे फ्लेक्सिबिलिटी ये इंपॉर्टेंट हो गया, आपकी बॉडी के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, आपकी स्पीड तभी जाके इंप्रूव होगी, तो तब जाके क्या होगा, जैसे वही जो मैंने कह रहा हूँ आपसे, नस चढ़ जाती है, जो स्टिफनेस जो होती है, वो चीज़ अगर फ्लेक्सिबिलिटी आपके मसल्स में है तो नहीं आएगी। वही चीज़ है, मसल कंपोजिशन भी ये हो गया आपका, फास्ट ट्विच फाइबर आपको जरूरी है स्पीड को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ मतलब क्या हो गया, आपकी पैरों की ताकत, आपके पैर में आपकी कितनी जान है, कितनी ताकत है, ठीक है, तब जाके आप दौड़ पाएंगे तेज। पता चला आपके पैर दूसने लग गया कमजोरी की वजह से, कुछ भी कह लो, तो वही एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ आपकी क्या होती है, आपकी पैरों की ताकत। इतना से ध्यान रखेंगे। नर्वस सिस्टम हो गया, कंपोजिशन हो गया, यानी फास्ट ट्विच फाइबर हो गया, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गया, आपकी पैरों की ताकत होगी, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी हो गई, कैसे, जो आपकी बॉडी की स्टिफनेस जो होती है मसल्स की, फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, पता चले, वही नस चढ़ जाने वाली बात जो अपन ने करी, ठीक है। फिर आपका आता है बायोकेमिकल रिजर्व मेटाबॉलिक पावर, मतलब आपने जो भी कुछ भी आपने इनटेक किया, जो बॉडी आप लेते हैं बायोकेमिकल के थ्रू, रिजर्व जो रखते हैं अपनी मेटाबॉलिक सिस्टम के थ्रू, एनर्जी स्टोर जो होती है, वो आपकी स्पीड में जरूर काम आती है। थकान नहीं होना, वो सब चीज़ आपकी इसमें काम आती है। इतनी चीज़ें कुछ भी नहीं है, और एक एक लाइन 2-2 लाइन आप इसमें रीड करेंगे, इजीली आप कर सकते हैं, ठीक है, याद रखना है।
इसके अलावा फिर भी थोड़े से अगर ये हो गया जिम्नास्ट वगैरह हो गया, आप थोड़े एग्जाम्पल वगैरह अगर आप ऐड करते जाएंगे तो उसका काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। आपको ये सब ये पॉइंट तो आपको याद रखने ही है। इसके अलावा इनके अंदर आप थोड़े से ये जिम्नास्टिक वगैरह हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी के अंदर जिम्नास्टिक को दे सकते हो। स्ट्रेंथ की अगर बात करें अगर तो स्विमिंग वाले के लिए कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। तो वही सब चीज़ आपकी आप एड ऑन कर सकते हैं। तो गुड एग्जांपल वगैरह हो गया ना, इंपॉर्टेंस ऑफ नर्वस सिस्टम मोबिलिटी हो गया। इन स्पोर्ट्स कैन बी फाउंड इन एक्टिविटीज दैट रिक्वायर्स अ हाई डिग्री ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, जैसे कोऑर्डिनेशन, रिपीट मूवमेंट हो गया, जिम्नास्टिक हो गया। ये सब चीज़ें आपकी थोड़े से एड ऑन कर सकते हो। ठीक है, वही सब चीज़ है। एक बार रीड करना है, ज़्यादा बातचीत नहीं करेंगे, इसके बारे में डिटेल में नहीं जाएंगे, बस आप रीड करोगे एक बार इजीली समझ में आएगा। क्योंकि ये टाइम आपका इस तरह का नहीं है कि आप डिटेलिंग में जाने बैठो इसमें किस तरह से काम करती है स्लो टिच फाइबर, किस तरह से काम करते हैं, नहीं। फास्ट टिच फाइबर आपके स्पीड के लिए काम आएंगे, आपको थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, किस में जरूरत पड़ रही है आपकी स्पीड की, तो 100 मीटर स्प्रिंट में आपको जरूरत पड़ रही है, या फिर वेट लिफ्टिंग में पड़ती है। जैसे वेट लिफ्टिंग के मानो आप स्पीड में तो क्या पड़ती है, इसमें थोड़ा सा गलत दे रखा है इसमें, लेकिन फिर भी आपको स्ट्रेंथ के अंदर वेट लिफ्टिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वैसे स्प्रिंट इसमें हो गया, 100 मीटर हो गया, और इतने इसके एग्जाम्पल दे रखे हैं, इतने बहुत है। एक या दो एग्जाम्पल किसी भी चीज़ के देंगे तो इजीली हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अपन देखते हैं एक्सप्लोसिव आपके पैरों की जो होगी। ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो गया, एक एक लाइन पढ़ेंगे, ज़्यादा कुछ बात करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं आपका एंड्योरेंस। एंड्योरेंस क्या चीज़ है, आप कितनी वर्कआउट या कितने आप एक्सरसाइज या मूवमेंट कर रहे हैं लॉन्ग ड्यूरेशन तक, आपका एंड्योरेंस कहलाता है। सबसे पहले आपका आता है एरोबिक कैपेसिटी। एरोबिक की अपने बात कर रही हुई ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर जो करते हैं, कितना अपन VO2 मैक्स, जो अपन ने कल थोड़े प्रीवियस वीडियो में देखा था अपन ने लेक्चर में, VO2 मैक्स क्या हो गया, आपका मैक्सिमम ऑक्सीजन वॉल्यूम आप जो इनटेक करते हैं, वो आपकी कैपेसिटी कितनी है ऑक्सीजन को होल्ड रखने की या फिर बचा के रखने की, वो आपका डिटरमाइन करता है एंड्योरेंस को लेकर। ठीक है, लैक्टिक एसिड टॉलरेंस, मतलब आप काफ़ी देर तक काम कर रहे हैं, मतलब आपकी मसल्स मूवमेंट में है कंटिन्यूसली। ठीक है, लेकिन तो फिर उसके अंदर आपकी लैक्टिक एसिड जमा होने लगता है, यानी मसल्स टाइट होने लगती है, थकान होने लगती है। तो वो टॉलरेंस कितना कर पा रहा है, कितना टॉलरेट कर पा रहा है लैक्टिक एसिड को, वही आपकी फिजियोलॉजिकली एंड्योरेंस को बताती है। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो उसमें ज़्यादा होगा, ऑब्वियस सी बात है, तो उसमें एंड्योरेंस भी ज़्यादा होगा। नॉर्मल आदमी है, कोई दिन भर से कंप्यूटर में काम करता है, उसका लैक्टिक एसिड टॉलरेंस कुछ भी, ये सब कुछ भी नहीं देखने को मिलेगा उसके अंदर। तो एक्सरसाइज थोड़ी सी ज़रूरी है, करनी चाहिए। ठीक है, तब टाइम मिले तब मान लो। फिर आपका आता है मूवमेंट इकोनॉमी। मूवमेंट इकोनॉमी क्या चीज़ है, देखो आप सपोज करें आप मैराथन रेस कर रहे हैं, 5 किलोमीटर की होगी या 10 किलोमीटर की होगी, कितने की भी हो गई, आप वो कर रहे हैं, तो मूवमेंट इकोनॉमी हो गया आपका एनर्जी बचा के रखना, कि स्टार्टिंग में धीरे धीरे दौड़ना है, धीरे धीरे दौड़ना है। पता चले आप 5 किलोमीटर की आप रेस कर रहे हैं, स्टार्टिंग में आप 100 मीटर की स्प्रिंट लगा दी, आप कर पाएंगे, बाकी की रेस आप कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो आपको वही ध्यान रखना है कि आप इजीली धीरे धीरे अपनी एनर्जी बचा के मूवमेंट इकोनॉमी बना के रख के चलना है, कि अब इतना दौड़ना है, फिर लास्ट के राउंड में थोड़ा तेज होना है। वो इकोनॉमी आप एनर्जी बचा के जो चलते हैं, आपके एंड्योरेंस को डिटरमाइन करती है। ठीक है, वही चीज़ आपकी होगी। फिर आपका आता है मसल कंपोजिशन, ये सब में आपका देखेंगे आप, सबके अंदर आ रहा है। इसके अंदर आपका जो काम करता है वो करता है स्लो ट्विच फाइबर। थोड़ा सा इस तरह से स्लो ट्विच फाइबर याद रखना है। स्पीड के अंदर फास्ट ट्विच फाइबर, एंड्योरेंस के लिए स्लो ट्विच फाइबर, जो कि मसल कंपोजिशन के अंदर आता है। ठीक है, ये याद रखेंगे। एक लाइन आप 2 लाइन पढ़ सकते हो, क्या चीज़ है क्या नहीं। फिर नेक्स्ट देखते हैं, आपका आता है इसमें शायद फ्लेक्सिबिलिटी। जी हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी क्या है, आपकी मसल्स की या आपकी जो बॉडी किसी भी जॉइंट की हो गई, रेंज ऑफ मोशन आपकी क्या कहलाती है, फ्लेक्सिबिलिटी। इससे के लिए आपके सबसे पहले आएगा मसल स्ट्रेंथ। आपके मसल्स में अंदर अगर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आप उसको किस तरह से स्ट्रेच कर सकते हो, नहीं कर पाओगे। ठीक है, वो टियर हो जाएगी, या फिर कहते हैं ना मांस फटना, इसको बोलते हैं स्ट्रेंथ, जिसको बोलते हैं अपन आगे पढ़ेंगे स्ट्रेंथ क्या चीज़ होती है। तो आप अगर स्ट्रेंथ ही नहीं है तो आपकी मसल टियर हो सकती है। तो वही चीज़ आपका स्ट्रेंथ होगी तो आप कितना भी इसको स्ट्रेच कर सकते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी आपकी इंप्रूव हो सकती है। तो मसल स्ट्रेंथ आपकी डिटरमाइन करने में फ्लेक्सिबिलिटी को काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, फिजियोलॉजिकल आपकी जो बात कर रहे हैं अपन। फिर आपका आता है जॉइंट स्ट्रक्चर। आपका जॉइंट स्ट्रक्चर इस टाइप का है। ठीक है, किसी का होता है कि इससे ज़्यादा कोई मुड़ता ही नहीं, कंधा ऊंचा ही नहीं होता, किसी का नहीं होता। तो आपका जॉइंट स्ट्रक्चर आपका ठीक है, स्मूथ है,
तो आप फ्लेक्सिबिलिटी आप आराम से इजीली योगा आसन हो सकते हैं या जिम्नास्टिक के अंदर आप आराम से जा सकते हैं, वो चीज़ आप कर सकते हैं। फिर आपका फैक्टर काम करता है एज और जेंडर। एज और जेंडर किस तरह से काम कर रहा है, एज की बात करें तो आप छोटे बच्चों को देखेंगे अगर, तो उनमें ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी होती है अकॉर्डिंग या कंपेरिजन टू अदर्स, बच्चों में ज़्यादा होती है। लेकिन धीरे धीरे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो स्टिफनेस उनकी बॉडी में आती रहती, वही चीज़ें फिर आप जैसे जैसे बूढ़े होते जाएंगे, उनकी एज होती जाएगी, फिर तो मूव करते ही नहीं है बॉडी, ठीक है, उनकी फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल खत्म हो जाती है। जेंडर हो गया, एज कम्पेयर टू मेल, फीमेल के अंदर ज़्यादा फ्लेक्सिबिलिटी पाई जाती है, ठीक है। इसी कारण देखा जाता है कि जिम्नास्टिक वगैरह के अंदर वो अच्छा कर रही होती हैं, वो वाली बात है। तो वही चीज़ है, जेंडर बिल्कुल काम कर रहा है, एज बिल्कुल काम कर रहा है आपकी फ्लेक्सिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है। फिर आपका आता है स्ट्रेचेबिलिटी ऑफ मसल्स, वही कितने आप स्ट्रेच कर सकते हैं, कितनी नहीं हो पा रही है, वो वाली चीज़ है। आपकी स्टिफनेस है बॉडी के अंदर तो फ्लेक्सिबिलिटी बिल्कुल नहीं आ पाएगी। वही जिसको कहते हैं ना कि कोई डांस अगर कर रहा है तो लचक वगैरह, तो वो स्टिफनेस अगर नहीं है तो ही आ पाती है, वरना स्टिफनेस है तो ऐसा लगता है कि बॉडी मूव ही नहीं कर पा रही, वही सब चीज़ है। फिर आपका आता है इंटरनल इन्वायरमेंट किस तरह का है आपका अंदर का, नॉर्मल चीज़ है, कुछ भी नहीं है। फिर आपका आता है प्रीवियस इंजरी। प्रीवियस इंजरी मतलब किसी को शोल्डर में चोट लग गई, हड्डी टूटी हुई है, डिसलोकेशन हुआ है, तो वो जॉइंट इस तरह से फ्लेक्सिबिलिटी होती ही नहीं है। लेकिन अगर नहीं हुई तो वही चीज़ है, फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह से डिफाइन हो रही है इसकी वजह से कि चोट लगने की वजह से कोई मूवमेंट ज़्यादा नहीं हो पा रही है, तो वही सब चीज़ है। ये पॉइंट आपको याद रखने, यही काम के हैं, ध्यान रखना है, ठीक है। क्वेश्चन इनमें से जरूर बनता है, तो थोड़ा इंपॉर्टेंट है, एक एक लाइन इसकी जरूर पढ़ेंगे। अपन पढ़ के टाइम वेस्ट नहीं कर रहे हैं, पॉइंट अपन ने देख ली, समझ लिया क्या चीज़ है, वही चीज़ लिखी हुई है, एक एक लाइन आप देखेंगे अगर रोक के इसको तो इजीली समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है ऐसा, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखते हैं इफेक्ट्स ऑफ एक्सरसाइज ऑन मस्कुलर सिस्टम। क्या हो सकता है मस्कुलर सिस्टम पे, क्या आपके एक्सरसाइज के क्या इफेक्ट पड़ सकते हैं। नॉर्मल सी बात है, देखो पॉइंट पॉइंट बात करते हुए चलते हैं। क्या चीज़ है, मसल स्ट्रेंथ एंड पावर। बिल्कुल आप एक्सरसाइज करेंगे आपकी स्ट्रेंथ बढ़ेगी, पावर बढ़ेगी, मसल्स के अंदर बॉडी वर्क में आएगी, ठीक है। आप आपके मोशन में, आप मूवमेंट के अंदर आ रही है, बार बार आपका मसल्स काम कर रहे हैं, इजीली नहीं पड़े हुए, ठीक है। अपन कहते हैं ना कि दिमाग अपना काम करना बंद कैसे कब कर जाता है, जब अपन पढ़ाई नहीं कर रहे, काफ़ी दिनों से पढ़ाई नहीं करी, तो दिमाग काम करना बंद कर देता है। लेकिन अगर हम डेली पढ़ रहे हैं, डेली अपन उस माइंड को किसी काम में यूज़ कर रहे हैं, तो वैसी बात है इसकी भी, वही वाली बात है, गाड़ी हो गई, कुछ भी चीज़ हो गई, अगर वो कुछ काम कर रही है तो बहुत अच्छा काम करेगी, उसमें इंप्रूवमेंट होगा। गाड़ी हो गई, आप गाड़ी को 10 दिन तक या 2 महीने तक बंद कर दो, वो स्टार्ट होने में प्राण पी जाएगी आपकी। वही सब चीज़ें कि आप बॉडी हो गई, आपका कुछ काम नहीं करेंगे, एक्सरसाइज नहीं करेंगे, तो आपकी मसल्स की पावर जो है कम होती जाएगी। लेकिन अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आपकी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, पावर भी बढ़ेगी। ये चीज़ नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है। एक्सरसाइज स्पेशली रेजिस्टेंस ट्रेनिंग इनहेंस मसल स्ट्रेंथ एंड पावर, बस एक लाइन लिखी हुई, कुछ भी नहीं है इसका, वही सी चीज़ है, इतनी सी बात करनी। फिर आपका आता है चेंज इन शेप एंड साइज ऑफ मसल। आपके मसल्स की शेप और साइज दोनों बदलेगी। होता है ना कि कोई आप किसी भी एथलीट को देख लो, उसकी बॉडी को देखेंगे कि यार ये किस तरह से, फिजिक इसकी किस तरह से है, इसकी बॉडी शेप, मसल शेप हो गई या फिर उसकी साइज हो गई, वो इंक्रीज होती है या फिर अलग दिखाई देता है, वही सब चीज़ है। पॉइंट अपन देखते हुए चलते हैं बस। इंक्रीज फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ाता है। कंट्रोल एक्स्ट्रा फेट को कंट्रोल करता है, बॉडी पे फैट को जमा नहीं होने देता है, ठीक है। इंक्रीज फूड स्टोरेज, जितना भी आप खाना खाएंगे उसको स्टोरेज करता है, कि इंक्रीज करता है, भूख ज़्यादा लगती है आपको, ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। तो एक्सरसाइज की इफेक्ट आपके मस्कुलर सिस्टम में पड़ते हैं, क्या क्या, इंक्रीज मसल्स फाइबर रिक्रूटमेंट, बिल्कुल सही बात है, आपके मसल फाइबर रिक्रूटमेंट की इंक्रीज होता है, वो भी फास्ट टिच हो गए, स्लो टिच हो गए, आपके बढ़ेंगे। बॉडी पोस्चर रिमेन करेक्ट, अगर आपका बॉडी पोस्चर थोड़ा सा अलग है दूसरों से, उसको ठीक करता है एक्सरसाइज अगर आप करते हैं तो, ठीक है। इम्प्रूव रिएक्शन टाइम को इम्प्रूव करता है। रिएक्शन टाइम का काम आता है कुछ गेम में, जैसे बॉक्सिंग हो गया, फटाफट से आपने पंच मार के इधर आ गया फटाफट, ठीक है। वही चीज़ कबड्डी हो गया, आप रेड मारने के फटाफट से पैर इधर का इधर आ गए, वही सब चीज़ आपकी इंप्रूव होती है। रिएक्शन टाइम आपका क्विक इंप्रूव होता है। ये आपको ये 8 पॉइंट याद रखने हैं कि आपके मस्कुलर सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। नॉर्मल सी बात है, कुछ भी नहीं है ऐसा खास। फिर आपका आता है कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम। कार्डियो रेस्पिरेटरी मतलब क्या हो गया, आपका हार्ट और लंग, आपके हार्ट और लंग्स सिस्टम पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है एक्सरसाइज का, बात करते हैं। इंक्रीज इन द साइज ऑफ हार्ट, ठीक है, हार्ट का साइज बढ़ता है, ऐसा नहीं बड़ा होकर इतना बड़ा हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है, लेकिन साइज बढ़ती है, अच्छे से वर्क करता है, वही सब चीज़ें हैं। आपकी इंड्योरेंस बढ़ने लगती है, आपकी सांस फूलना कम हो जाती है, वो सब चीज़ें हैं। देखो फिर नेक्स्ट, इंक्रीज स्ट्रोक वॉल्यूम, वही सब चीज़ जो मैंने आपको बोला कि आपको सांस फूलना कम हो जाती है, आपकी स्ट्रोक वॉल्यूम, जो आप जो
ऑक्सीजन इनटेक कर रहे हैं, अपटेक कर रहे हैं, वैसे आपकी इंक्रीज होती है। जिससे आपका फिर नेक्स्ट आता है इंक्रीज इन कार्डिक आउटपुट। आपका जो हार्ट है, जो ब्लड सप्लाई कर रहा है, वो जल्दी अच्छे से करने लगेगा, इंक्रीज होगा उसके जो फंक्शनिंग के अंदर, वही आपके एक्सरसाइज का इफेक्ट पड़ता है। आपको सिर्फ ये पॉइंट याद रखना है, एक एक लाइन आप रीड करेंगे इजीली समझ में आएगा। ठीक, फिर आपका आता है रेड ब्लड सेल यानी आरबीसी काउंट एंड हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन आपका बढ़ता है, हो गया बिल्कुल। आपका हीमोग्लोबिन बहुत जरूरी है, आपका एनर्जी का जो पावर हाउस जिसको बोलते हैं। आरबीसी हो गया जो बिल्कुल आपके एनर्जी के लिए जरूरी है, वो आपका इंक्रीज होता है ड्यू टू एक्सरसाइज। ठीक है, इंक्रीज टाइडल वॉल्यूम हो गया, इंक्रीज इन वाइटल एयर कैपेसिटी हो गया, इंक्रीज इन मैक्सिमम ऑक्सीजन अपटेक VO2 मैक्स हो गया। ये आपका पूरा लंग्स का आ गया। वाइटल एयर कैपेसिटी क्या हो गया आपका, जैसे कि आप कितनी ऑक्सीजन ले रहे हैं। जैसे पहले तो आपका हो गया मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन आपने अपटेक करी, इनटेक करी, ठीक है। फिर आपका आता है वाइटल कैपेसिटी, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एयर अ पर्सन कैन एक्सपेल फ्रॉम द लंग्स आफ्टर अ मैक्सिमम एक्सेलेशन। कितनी आप खींच सकते हैं एक बार के अंदर, एक बार में आप कितनी ऑक्सीजन खींच सकते हैं, अंदर ले सकते हैं, वो आपका कहलाता है वाइटल एयर कैपेसिटी। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं आपकी, थोड़ा सा याद रखना है, आपका इंक्रीज होगा बस। फिर आपका आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। आपका टॉपिक खत्म हो चुका, अपन ने स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी सब चीज़ें पढ़ ली, किस तरह से उनके फैक्टर्स काम करते हैं डिटरमाइन करने के लिए फिजियोलॉजिकल। आपको सिर्फ टॉपिक्स पॉइंट्स याद रखने, एक एक लाइन आप आराम से लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जरूर बनता है इसका, ठीक है, याद रखेंगे। हाँ, फिर आपका आता है फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यू टू एजिंग। क्या है, देखो एज के अकॉर्डिंग आपका फिजियोलॉजिकल क्या क्या चेंजेस होते जाते हैं। ऑब्वियसली बात है, अभी हम जैसे आप 20 साल के हैं, 18 साल के हैं, 25 के होंगे, 30 के होंगे, 50, 60 इस तरह से होंगे, आपके फिजियोलॉजिकल वैसा तो रहेगा नहीं। आपके घुटनों में दर्द होगा, आपके कहाँ कहाँ दर्द होगा क्या बताएं, ठीक है, जो भी है। फर्स्ट नंबर पे आपका आता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, आपका जो इस तरह से काम नहीं करेगा, आपका हार्ट जो है फंक्शनिंग उसकी स्लो हो जाएगी एज के अकॉर्डिंग, बिल्कुल सही बात है। ब्लड वेसल्स जो हैं टेंड्स टू लॉस इलास्टिसिटी लीडिंग टू इंक्रीज्ड आर्टीरियल स्टिफनेस। ये थोड़ी सी चीज़ें हैं, एक बार रीड करें, जरूरी करो तो ठीक, नहीं करो अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, उसको ये पॉइंट दिखना चाहिए बस एग्जामिनर को कि ये पॉइंट आपने लिखा है, ठीक है। उसके अलावा आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। फिर आपका आता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जो हो गया सांस लेने में दिक्कत, आप सीढ़ी नहीं चढ़ पाएंगे, सांस आपकी फूलने लगेगी, वही सब चीज़ें हो गई। सॉरी, आपका नर्वस सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाएगा, आपका रिप्रोडक्टिव सिस्टम थोड़ा सा वीक हो जाएगा। एज के अकॉर्डिंग ये सब चीज़ें आपकी इफेक्ट होंगी, ये फैक्ट है। अब क्यों होगी क्यों नहीं, इस पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, बस होंगी, आपको ये पॉइंट याद होने चाहिए बस। नेक्स्ट बात करते हैं चेंजेस इन सेंसेस। आपके सेंसेस में चेंज होने लगेगा, क्या क्या, दिखाई देना कम होगा, आपको सुनाई कम दिया जाएगा, आपको टेस्ट की मालूम नहीं चलेगा क्या है, स्मेल आना कम हो जाएगी आपको, वो सब चीज़ें हैं। इसका फ़ायदा भी उठाते हैं लोग बाग। सुनाई कम देता है, देखूंगा आपके बुजुर्ग आपके घर के अंदर होंगे, दादा दादी नाना नानी कोई भी होगा, अगर उनको सुनाई कम देता होगा, उनको दिखाई कम देता होगा, ठीक है, उनको टेस्ट कम आता होगा या कुछ भी स्मेल भी कम आती होगी, ये सब चीज़ें उनको आपको एज के अकॉर्डिंग देखने को मिलेगी। ये 5 पॉइंट आपको याद रखने काफ़ी इंपॉर्टेंट। ये आपका इतना सा था आपका फिजियोलॉजिकली। फिर आपका आता है स्पोर्ट्स इंजरीज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये भी। क्या होती है स्पोर्ट्स इंजरीज, चोट क्या हो सकती है, इसको क्या डिफाइन करोगे, कुछ भी नहीं करना, काम की बात यहाँ आएगी, ये क्लासिफिकेशन ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, ठीक है। देखो क्या चीज़ है, 3 टाइप की होती है, याद रखनी है। नंबर 1 पे आपकी आती है सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज, फिर आपकी आती है बोन इंजरी, फिर आती है जॉइंट इंजरीज। 3 टाइप में याद रखना है, पूरा अगर पूछा इस तरह से डिफाइन करो, अच्छा दिखेगा, चार्ट बनाओ, 3 टाइप लिखो, इस तरह से लिख दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। सबसे पहले अपन बात करेंगे सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। सॉफ्ट टिश्यू मतलब क्या होगा, आपके जो मसल्स के अंदर आपके अगर चोट लगी है, आपका मसल इफेक्ट हुआ है अगर उसके अंदर, तो वो आपका क्या कहलाता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरीज। आपके टिश्यू आपके जो इफेक्ट हुआ है उसके ऊपर अगर, तो वो आपका कहलाता है सॉफ्ट टिश्यू इंजरी। सबसे पहले आपका आता है कॉन्फ्यूजन, बात करते हैं सबसे पहले क्या चीज़ है, देखो कॉन्फ्यूजन। अच्छा, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी कोई दिक्कत नहीं, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है। फिर आता है कॉन्फ्यूजन, डायग्राम के थ्रू समझेंगे कॉन्फ्यूजन क्या चीज़ है। नॉर्मली अगर देख रहे होंगे अपन, किसी से टकराव हो जाता है, अगर आप गेम खेल रहे हैं, बॉक्सिंग कर रहे हैं, रग्बी गेम हो गया आपका, ये आप जरूर याद रखेंगे, एग्जाम्पल इसके अंदर जरूर दें अगर आता है, अगर तो कबड्डी रग्बी इन खेलों के अंदर ये चोट होती है। किस तरह से चोट लग गई, किसी से टकरा गए फट, तो आपको इस तरह से आपका ये घाव हो गया, अगर
तो ये कहलाता है आपका कॉन्ट्यूजन। क्या है देखो थोड़ा सा देख लेते हैं। अ कॉन्ट्यूजन और बुर्साइज इज कॉज्ड बाय अ डायरेक्ट blow to the body that can cause damage to the surface of the skin and to deeper tissues as well as depending on the severity of the blow। इतनी सी बात याद रखनी आपका। इसको कह लो अगर आपकी नील जमना कह लो या कुछ भी कह लो, नील तो नहीं जमती इसके अंदर, लेकिन होता है ना ब्लॉकेज हो जाता है खून का, वो आपका होता है कंट्यूजन। इतना सा याद रखेंगे। फिर आपका आता है स्ट्रेन। ये दो वर्ड आप याद रखेंगे, स्ट्रेन और आपका आएगा एक और स्प्रेन। ये दो याद रखेंगे। पहले अपन देखते हैं स्ट्रेन क्या चीज है। मसल टियर हो जाना वो आपका कहलाता है स्ट्रेन। जैसे मांसपेशियों में खिंचाव जो आता है ना, क्रिकेटर्स को ज्यादा देखा होगा आपने, सचिन तेंदुलकर जो इस चीज से काफी तकलीफ में रहे थे। 3 टाइप का होता है क्या, इसको अपन आम भाषा में बोलते हैं मांस फटना। वही चीजें देखो, एक तो मसल इसमें स्वेलिंग आ गई, रेड रेड सा हो गया अंदर से, स्ट्रेच हो गया, वो आपका ग्रेड 1 मसल स्ट्रेन होता है। सेकेंड नंबर पे आपका आता है कि एक तरफ से टियर हो गया, ग्रेड 2 जिसको बोलते हैं। ग्रेड 3 में टूट के अलग ही हो गया, मसल जो है यहाँ से टूट के अलग हो गया एक तरह से, काफ़ी पेनफुल होता है। थोड़ा सा याद रखेंगे। इनके क्या इलाज है स्प्रेन और स्ट्रेन के, थोड़ा सा इसको टॉपिक खत्म होने के बाद देखेंगे लास्ट में कि इनके क्या प्रिवेंशन हो सकते हैं, क्या इनके इलाज हो सकते हैं, वो इंपॉर्टेंट होता है, देखेंगे देखो आगे जाके। तो याद रखना आपको स्ट्रेन। फिर आपका आता है स्प्रेन। स्प्रेन जिसको बोलते हैं हिंदी में मोच, इतना सा याद रखेंगे। और स्ट्रेन को क्या बोलते हैं, खिंचाव। ठीक है, याद रखेंगे। स्प्रेन हो गया आपका मोच। मोच मतलब क्या हो गया, ये देखते हैं अपन, जो कि लीगामेंट के अंदर पाई जाती है चोट। ये चोट कहाँ पाई जाती है, लीगामेंट्स के अंदर, चाहे आपके रिस्ट का हो, एंकल का हो, नी का हो, चाहे रिस्ट नी अपने नी और, अच्छा थोड़ा गलत बोल दिया मैंने, रिस्ट एंकल अरे एल्बो क्या हो रहा है, हाँ रिस्ट, एल्बो, नी और एंकल, इन 4 जगहों में आपके जहाँ भी जॉइंट हैं, जहाँ लिगामेंट्स आपके हैं, वहाँ आपको ये मोच पाई जाती है, ज़्यादातर होती है, पाई क्या जाती है, होती ज़्यादातर। तो क्या है देखो स्प्रेन, मेजरली आप एक वर्ड याद रखेंगे इसका, हो गया लिगामेंट। अगर लिगामेंट आपका टियर हुआ है, इस तरह से ये आपको दिया हुआ है इसके अंदर, डैमेज टू लिगामेंट्स ऑफ द एंकल, डैमेज हुआ है अगर, इस तरह से पैर मुड़ गया आपका, जैसे ये एंकल स्प्रेन जिसको बोलते हैं, इसके अंदर आपको स्वेलिंग आ जाती है, ऑब्वियसली बात है स्वेलिंग आ गई, ठीक है, तो वो बहुत काफ़ी पेनफुल होता है। ये भी गर्म पट्टी अब इसको अगर बांधते हैं अपन इसके बाद में, वही सब चीज़ है। तो ये होती है आपकी स्प्रेन, जो कि आपकी रिस्ट, एंकल, नी और एल्बो के अंदर पाई जाती है। फिर अगर बोला मैं कोई बात नहीं। फिर आपका आता है एब्रेजन। नॉर्मल अपन इसको देख के चलेंगे कि जो छिल जाता है आपके, जो आप भागते भागते रोड पे गिर गए, सपोज आप ग्राउंड के अंदर गिर गए, कैसे भी गिर गए, आपका जो घुटना छिल गया, आपकी हथेलियाँ छिल गई, कोहनी छिल गई, कुछ भी छिल गया आपके इस तरह से, तो वो आपका कहलाएगा एब्रेजन। इतना याद रखेंगे। तो कहाँ हो सकता है, रोड रेश में हो सकता है, यानी आप गिर गए इस तरह से, ठीक है, इंक्लूड स्क्रैप्स हो गया, रग बंस हो गया, जल गया, कुछ भी हो गया, आपका वो कहलाएगा ये एब्रेजन। 1 लाइन 2 लाइन पढ़ेंगे, इजीली समझ में आएगा, कुछ भी नहीं है इसका अंदर ऐसा। नेक्स्ट आपका आता है लेसरेशन। लेसरेशन क्या चीज़ है देखो, आपका डीप कट आपके अगर किसी स्किन के अंदर लगा है, यानी डीप मतलब आपका मसल भी टियर हुआ है, इस तरह से काफ़ी डीप कट है, तो आप किसी भी शार्प ऑब्जेक्ट से हो सकता है, जैसे इसमें लिखा हुआ, जैसे ये हो गया शार्प ऑब्जेक्ट हो गया, कटिंग द स्किन हो गया, एक्सीडेंटली हो सकता है, ठीक है। तो आप जैसे देखेंगे क्रिकेट की बॉल के थ्रू अगर आप देखेंगे डीप कट लगता है, खून वगैरह आ जाता है, उसकी जो लेदर की जो सिलाई होती है उसकी वजह से लगता है, इतना डीपली नहीं लगता है लेकिन फिर भी लगता है, ठीक है, देखेंगे। फिर आपका आता है पंक्चर वाउंड। पंक्चर वाउंड क्या चीज़ है देखो, इस टाइप से आपने भाग मिल्खा भाग मूवी देखी होगी, सबसे अच्छा उदाहरण है उसका, उसके अंदर उसको पैरों में चोट लगाई जाती है उसके स्पाइक वाले शूज़ के थ्रू, तो इस तरह से गड्ढा हो जाता है, वही चीज़ ये आपका कहलाता है पंक्चर वाउंड। कोई कील घुस गई आपके, तो आपका उसको वो होएगा पंक्चर वाउंड, इसको बोला जाता है। किस तरह से हो सकता है, किस के थ्रू हो सकता है, कौन से गेम में हो सकता है, तो किसी के भी जूते स्पाइक वाले आपके उसके ऊपर पैर पे आ गए अगर, तो उससे आपका पंक्चर वाउंड हो सकता है, कुछ भी नहीं है ऐसा, आपका काफ़ी ज़्यादा इसके अंदर घाव हो जाता है, वही चीज़ है। नेक्स्ट देखते हैं देखो क्या है, इंसिजन, या शायद आपके सिलेबस में है कि नहीं, लेकिन देख लेते हैं, कुछ भी नहीं, हल्का सा कट है आपकी स्किन के ऊपर, डीप कुछ भी नहीं, हल्का सा चाकू से जैसे होता है ना कि तिलक लगाते हैं चाकू पे करके लगा देते हैं, कुछ भी मांग भर देते हैं कोई लोग वही चीज़ है, इतना सा कट लगना वो होता है आपका इंसिजन, कुछ भी नहीं। नेक्स्ट चलते हैं
फिर आपकी आती है बोन इंजरीज। बोन इंजरी मतलब होगी आपके फ्रैक्चर्स वगैरह, कितने टाइप के फ्रैक्चर होते हैं वो सब हम देखने वाले हैं, किस टाइप के होते हैं क्या नहीं। चलो शुरू करते हैं। फ्रैक्चर, सबसे पहले आपका आता है सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल फ्रैक्चर वही नॉर्मल हड्डी टूट गई आपकी, जैसे इस तरह से अपन ये देख रहे हैं। सिंपल फ्रैक्चर, नॉर्मल हड्डी टूट गई, बस। थोड़ा देख लेते हैं। अ सिंपल फ्रैक्चर आल्सो नोन एज अ क्लोज्ड फ्रैक्चर इज अ टाइप ऑफ अ बोन फ्रैक्चर वेयर द ब्रोकन बोन डज नॉट पेनिट्रेट द स्किन। मतलब किसी स्किन पे डैमेज नहीं हुआ है, किसी मसल्स पे डैमेज नहीं हुआ है, वही आपका कहलाएगा सिंपल फ्रैक्चर। सिंपल, सिर्फ हड्डी टूटी है, चाहे वो नॉर्मली इसमें क्रैक आया हो, चाहे कितना डीपली हुआ हो, वही आपका कहलाएगा सिंपल फ्रैक्चर। थोड़ा सा आप देखेंगे कि ये सब जो टॉपिक्स हैं हाँ, बोन हो गया आपकी, फिजियोलॉजिकली थोड़ा सा चेंजेस हो गए। ट्वेल्थ क्लास के बेस पे अगर देखें अपन, थोड़ा सा नॉर्मल है, लेकिन अगर आप बैचलर्स या मास्टर्स करते हैं तो काफ़ी डीपली आपको पढ़ना पड़ता है इस फिजिकल एजुकेशन के अंदर। तो जो लोग जो समझते हैं ना कि फिजिकल एजुकेशन में क्या ही होता है या पीटी नहीं कराई जाती, जो पढ़ रहे होंगे उनको पता चल रहा है कि क्या क्या होता है इसके अंदर। सिर्फ बेसिक चीज़ें हैं, कभी बैचलर्स मास्टर्स में करके देखेंगे ना, या आपको सिलेबस उठा के देखेंगे, तब पता चलेगा कि भाई ये क्या चीज़ है। पूरी बायोलॉजी पढ़नी पड़ती है, हर किसी को पढ़नी नहीं पड़ती। जो किसी ने अगर सब्जेक्ट चेंज कर लिया 12th के बाद में या 10th के बाद में ही, तो उसको तो लगता है कि नहीं हमने चेंज कर लिया, कुछ भी नहीं है फिजिकल, लेकिन नहीं। फिजिकल एजुकेशन में आप देखेंगे कि पूरी बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, पूरी फिजियोलॉजी आपको पढ़नी पड़ेगी, किस तरह से बॉडी फंक्शनिंग करनी, कार्डियो रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया आपका, लंग्स, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम, मसल्स, फाइबर्स वगैरह किस तरह से काम कर रहे हैं, पूरा पढ़ना पड़ता है। तो ऐसे ये नहीं सोचना चाहिए कि भाई किसी सब्जेक्ट को नॉलेज नहीं होने के बावजूद अपन थोड़ा उसको जज करें या फिर उसके बारे में थोड़ा सा अपना ओपिनियन दें। थोड़ा सा खुद पढ़े लिखे होने के बावजूद तो नहीं देना चाहिए, ठीक है। चलो देखते हैं नेक्स्ट। सिंपल फ्रैक्चर हो गया, ठीक है। नेक्स्ट अपन देखने वाले थे कंपाउंड फ्रैक्चर। हाँ, कंपाउंड फ्रैक्चर क्या हो गया, आपकी मसल्स, आपकी जो बोन है वो टूटी, ठीक है, लेकिन साथ में वो स्किन से बाहर निकल गई इस तरह से, या फिर मसल से बाहर निकल गई, तो वो आपका कहलाएगा कंपाउंड फ्रैक्चर। यानी कंपाउंड एक तरह से बोन के साथ साथ आप देख रहे हैं कि स्किन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है इस चीज़ का, वो आपका कहलाएगा कंपाउंड। याद रखना है क्या होता है और किस तरह से, थोड़ा एक दो लाइन पढ़ेंगे इजीली समझ में आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर। कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर क्या हो गया कि आपकी बोन के साथ साथ आपके किसी ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ा है, जैसा कि ये लंग्स के ऊपर आपकी लंग्स टूटी, साथ में आपका अंदर क्या है लंग्स के अंदर हार्ट, उस पर इफेक्ट पड़ा उस बोन से, तो आपका कहलाएगा कॉम्प्लिकेटेड। तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, किसी ऑर्गन पे भी इफेक्ट पड़ रहा है। अगर आपका, आपने किसी ने यहाँ मारा, उसके किडनी लीवर पे अगर इफेक्ट पड़ा, हार्ट पे पड़ा, तो वो कहलाएगा आपका कॉम्प्लिकेटेड फ्रैक्चर, ठीक है। फिर आपका आता है नेक्स्ट ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ग्रीन स्टिक क्या हो गया, इस तरह से सिर्फ साइड से हल्का सा क्रैक होता है, वो आपका कहलाएगा ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। क्या हो गया, फ्रैक्चर ऑक्यूरिंग टिपिकली इन चिल्ड्रन in which one side of the bone is broken and the other only bent. नेक्स्ट देखते हैं कम्युनिटेड फ्रैक्चर। कम्युनिटेड फ्रैक्चर क्या हो गया, ये जैसा कि इसमें दिखा हुआ है साफ साफ कि हड्डी का एक हिस्सा टूट के अलग हो गया, ये आपका कहलाएगा कम्युनिटेड फ्रैक्चर। एक हड्डी का एक हिस्सा टूट के अलग हो चुका है। फिर आपका आता है इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। इम्पैक्टेड में क्या होगा, ये क्या हो रहा है इसके अंदर, जैसे ये हड्डी है, ये टूट के अंदर घुस गई आपस में, ये आपस में अंदर घुस गई, तो वो आपका कहलाएगा इम्पैक्टेड फ्रैक्चर, ठीक है। इतना सा डायग्राम के थ्रू ज़्यादा समझ में आता है, एक एक लाइन दो दो लाइन पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखते हैं जॉइंट इंजरी। आपकी बोन इंजरी इतनी थी, इतने फ्रैक्चर थे आपके, ये कुछ भी नहीं था, ये कुछ भी नहीं था, मान के चले आप कुछ भी नहीं था। क्या क्या होता है, ठीक है, क्या क्या होता है, ये जॉइंट इंजरीज वगैरह हो गई, या आपकी डिसलोकेशन हो गई, या फिर आपकी बोन इंजरी हो गई, आप मान के चलें कुछ भी नहीं है 12th क्लास के सिलेबस में। आप बैचलर मास्टर्स करेंगे कभी आप तो क्या ही करेंगे, लेकिन फिर भी हम जब करते हैं या हमने जब किया है तो पूरी बायोलॉजी आपको पढ़नी पड़ती है। आप सोच भी नहीं सकते कितना डीपली जाना पड़ता है, ठीक है। आपका पूरा नर्वस सिस्टम हो गया, आपके पूरे मसल्स फाइबर्स वगैरह हो गए, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो गया, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम हो गया, तो ये बिल्कुल कतई दिमाग से निकाल दें आप कि आपको पीटी कराई जाती है, नहीं। वो दिन गए फिजिकल एजुकेशन के अंदर क्या क्या पढ़ना पड़ता है, थोड़ा सा खुद अगर सर्च करें तो पता चलेगा, ठीक है। तो
किसी को ऐसा नहीं आंकना चाहिए कि भाई फिजिक्स या किसी सब्जेक्ट को लेकर जो पढ़ रहा है उसको पता है कि क्या चीज़ है। जो पढ़ रहे हैं बच्चे, जो ये चीज़ पढ़ रहे हैं 12th क्लास के हो गए या फिर आगे जो दूसरे पढ़ रहे हैं, उनको पता है क्या चीज़ है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं डिसलोकेशन ऑफ लोअर जॉ। जॉइंट इंजरीज क्या है, आपको याद रखना है कि डिसलोकेशन है सिर्फ लोअर जॉ की हो गई, शोल्डर जॉइंट की हो गई, या फिर अलग अलग टाइप की आएगी, शोल्डर का आएगा, हिप का आएगा। क्या होती है देखो डिसलोकेशन, जो आपकी जो बोन है, जो जॉइंट है, वो उस जगह से खिसक के अलग चले जाते हैं, तो आपका बिल्कुल फ्री हो जाती है वो मूवमेंट या वो पार्ट, बॉडी पार्ट आपका बिल्कुल फ्री हो जाता है। वही चीज़ है आपका जो सबसे पहले हाथ का आता है इस तरह से, या आपका जो ये जॉइंट है यहाँ पर ये डिसलोकेट हो जाता है इस तरह से। आप मान के चले, या फिर आप ज़्यादा बड़ा बर्गर खाएंगे, ज़्यादा जोर से उबासी लेंगे तो आपका हो सकता है, थोड़ा ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो ये ज़्यादा कहाँ पाया जाता है, आपके मसल, या आप बॉक्सिंग कर रहे हैं, किसी ने पंच मारा तो टेढ़ा हो गया मुंह। ठीक है, तो वही सब चीज़ें हैं। फिर आपका आता है शोल्डर जॉइंट। शोल्डर जॉइंट किस तरह से, ये आपका दिया हुआ है नॉर्मल जॉइंट, ये रहा एंटीरियर डिसलोकेशन, ये यहाँ से खिसक के इस तरह से हो गया। आप खुद सर्च करेंगे, रोहित शर्मा की वीडियो यूट्यूब के अंदर देखेंगे, उसका शोल्डर डिसलोकेट हो जाता है उनका, तो वो खुद पकड़ के इस तरह से फिट कर देते हैं। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं डिसलोकेशन। फिर आपका आता है जैसे डिसलोकेशन ऑफ हिप जॉइंट। हिप जॉइंट हो गया ये, पहले ये नॉर्मल है आपका, और ये यहाँ से खिसक के बॉल साइड में हो गई। आपको ये जॉइंट याद रखने हैं। डिसलोकेशन ऑफ रिस्ट हो गया, ये रिस्ट इस तरह से हो जाती है ढीली, बिल्कुल याद रखना है। एल्बो में भी होता है, दो चार आप जॉइंट आराम से लिख सकते हैं, जॉइंट के क्या क्या इंजरीज हैं याद रखेंगे थोड़ा सा। फिर आपका आता है कॉजेज ऑफ स्पोर्ट्स इंजरीज, क्या कॉजेज हो सकते हैं या आप थोड़ा सी याद रखेंगे, 2-3 पॉइंट। सबसे पहले आपका आता है ओवर यूज, आप ज़्यादा ही कर रहे हैं, इतनी आपकी क्षमता ही नहीं, आपकी मसल्स थक चुकी है, आपकी टायर्डनेस आ चुकी है, फिर भी आप करे जा रहे हैं, तो इंजरी होने का खतरा बढ़ जाता है, नॉर्मल सी बात है। फिर आपका आता है इनएडुकेट इक्विपमेंट, सही इक्विपमेंट आपके पास नहीं है, जिससे आपको चोट लग रही है, आपके शूज़ सही नहीं है, जिससे आपको चलने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, या फिर आपके पास कुछ भी इक्विपमेंट जिससे आप खेल रहे हैं, ठीक है, तो वो अगर सही नहीं है अगर, तो आपका इंजरीज इसके अंदर बढ़ सकती है। नेक्स्ट आपका आता है इन्वायरमेंटल कंडीशंस। आप पहाड़ों में जाके ट्रेनिंग कर रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, वहाँ आपको सांस ही नहीं आ रही। ठीक है, तो आपकी जो इंड्योरेंस वगैरह है, आपकी सांस फूलने लगेगी, आप टायर्डनेस आने लगेगी मसल्स के अंदर, या गर्मी ज़्यादा है कहीं पे अगर, ठीक है, अगर ज़्यादा गर्मी ज़्यादा है तो आपको इंजरीज हो सकती हैं। फिर आपका आता है लैक ऑफ प्रोटेक्टिव गियर, मतलब प्रोटेक्शन आप सही से नहीं रख रहे हैं गेम के थ्रू, आप गार्ड का यूज़ नहीं कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, तो आपको वैसी बात है वो सब चीज़ होगी। फिर आपका आता है पुअर टेक्निक, गलत तकनीक इस्तेमाल कर रहे हैं। आप जिम वगैरह में भी जाते हैं, अगर सही से अगर डंबल नहीं उठा रहे हैं, कोई वेट नहीं उठा रहे हैं, गलत तकनीक से उठा रहे हैं, तो आपको डिसलोकेशन, बोन इंजरी कुछ भी हो सकता है, स्प्रेन स्ट्रेन कुछ भी हो सकता है, वही चीज़ है। फिर आपका आता है एज एंड ग्रोथ फैक्टर्स, और वैसी बात है आप बच्चे हैं तो आपको थोड़ी सी कम चोटें लगेगी, ज़्यादा लगती है बच्चों को, लेकिन फिर भी आप बूढ़े होते जा रहे हैं, थोड़ी सी में आपको स्ट्रेन हो जाएगा, स्प्रेन हो जाएगा, वही सब चीज़ें हैं। नेक्स्ट आपका आता है बायोमैकेनिकल फैक्टर्स, किस तरह से आपका बायोमैकेनिकल काम कर रहा है, वही सब चीज़ें। 2-4 पॉइंट आपको, 5-6 पॉइंट याद रखने हैं कि आपको चीज़ें ध्यान में रखनी है, कॉजेज क्या क्या है इसके। फिर आपका आता है ट्रीटमेंट ऑफ इंजरीज, आपको थोड़ा याद रखना है, इंपॉर्टेंट चीज़ है क्या है। सबसे नंबर 1 पे आपकी आती है प्राइस थेरेपी, इसको अगर हटाते हैं राइस थेरेपी भी होती है, पी हटाना है बस। क्या चीज़ है प्राइस थेरेपी, सबसे पहले आपका आता है पी मतलब प्रोटेक्शन, पी से क्या हो गया प्रोटेक्शन, जहाँ भी आपको चोट लगी है उसको प्रोटेक्ट करेंगे सबसे पहले, नॉर्मल सी बात है। फिर आपका आता है आई, आई से हो गया, अच्छा प्राइस, आर से हो गया आपका रेस्ट, प्रॉपर रेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर आता है आई, आई से मतलब हो गया आइसिंग करेंगे उस चीज़ की, उस जगह की आइसिंग करेंगे। क्या हो गया, स्पेशली ड्यूरिंग द फर्स्ट 48 आवर्स आफ्टर द इंजरी, आपको आइसिंग करनी है उसकी। स्प्रेन स्ट्रेन कुछ भी होता है, आपको बर्फ सेक करते हैं ना इसको, वही चीज़ होगी आपकी। फिर आपका आता है कंप्रेशन, जहाँ लगी उसको दबाएंगे, स्वेलिंग आ रही है उसको दबाएंगे इस तरह से, यहाँ लग गई अगर चोट, अगर उसको दबाया जाएगा तो आपका आता है कंप्रेशन। आपको ये वर्ड्स याद रखने हैं, क्यों वर्ड्स याद रखने हैं, ठीक है। फिर आपका आता है ई से होगा एलिवेशन, क्या है देखो एलिवेशन, जहाँ भी लगी उसको उठा के रखना है, जाके ब्लड सर्कुलेशन नीचे ना हो वाली बात है। देखो क्या हो गया, एलिवेट द इंजरीज लिम्ब और एरिया अबव द लेवल ऑफ द हार्ट व्हेन पॉसिबल, दिस हेल्प्स मिनिमाइज स्वेलिंग बाय अलाउिंग फ्लूइड्स टू ड्रेन अवे फ्रॉम द इंजर्ड एरिया, ठीक है, याद रखेंगे। फिर आपका आता है फिजिकल थेरेपी कर सकते हैं, फिजिकल थेरेपी कैसे हो गया, एक्सरसाइज वगैरह हल्की हल्की थोड़ी सी कर सकते हैं, वो हो गया, मूवमेंट हो गया, फ्लेक्सिबिलिटी
आपकी स्ट्रेंथ, रेंज ऑफ मोशन ये सब बढ़ाने में काम करता है। फिर आपका आता है हीट थेरेपी, यानी आप जैसे आपका माइक्रोवेव हो गया, डायथर्मी हो गया, रेडियो एक्टिव रेस के जरिए अगर जो करते हैं अपन, वो हो गया गर्म करके हीट देके, वो आप थेरेपी कर सकते हैं। फिर आपका आता है रिहेबिलिटेशन एक्सरसाइज होगी। क्या होती है देखो, एज द इंजरी हील्स rehabilitation exercises can help restore strength and function to the affected area. This is often a crucial part of the recovery process, especially for muscular skeleton injuries. ठीक है, रिहेब क्या हो गया, आपका रिहेब सेंटर्स में आपको जो खिलाड़ी को भेजा जाता है, अच्छे से उसकी पूरी रिकवरी होती है वहाँ पर, वो ताकि दोबारा गेम में आ सके। ठीक है, वही सब चीज़ें हैं। प्रोफेशनल मेडिकल केयर हो गया उसका। पॉइंट्स आपको याद रखने, बस ज़्यादा इतना नहीं पूछेगा कि प्राइस और राइस थेरेपी आपकी इंपॉर्टेंट है, उसमें से क्वेश्चन बनता है आपका, इतना ही है। प्रिवेंशन क्या कर सकते हैं, बिल्कुल जिससे इंजरीज ना हो। प्रिवेंशन क्या हो गया आपका, प्रॉपर वार्म अप करेंगे। जो नया नया आता है उसको नहीं पता वार्म अप क्या करना है, क्यों करना है, कितना ज़रूरी है, तो बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं ये, बेसिक आपके फंडामेंटल्स चीज़ें हैं, आपको करनी ही चाहिए। किसी भी वर्कआउट या एक्सरसाइज से पहले प्रॉपर वार्म अप करना चाहिए, करेक्ट टेक्निक आपको अप्लाई करनी चाहिए ताकि आपका इंजरी ना हो। नॉर्मल चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, इसको ज़्यादा डीपली देखने की बात नहीं है। फिर भी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आप करेंगे, जैसे डेवलप अ वेल राउंडेड स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग प्रोग्राम दैट टारगेट्स ऑल मसल्स ग्रुप। मतलब स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग आपकी ट्रेनिंग वो टाइप की हो गई, आपके हर मसल्स ग्रुप को वो टारगेट करता है, वो इम्प्रूव करता है, इफेक्ट करता है, ताकि आपके रिस्क ऑफ इंजरी को रिड्यूस किया जा सके। ठीक है, फिर आपका आ गया अप्रोप्रिएट इक्विपमेंट हो गया, सही आपने इक्विपमेंट करा है। रेस्ट एंड रिकवरी, प्रॉपर रेस्ट कर रहे हैं, ठीक है, थकने के बाद ज़बरदस्ती नहीं करे जा रहे हैं, वही सब चीज़ें हो गई। फिर नेक्स्ट आप, इतना ही था आपके सिलेबस में, टॉपिक पूरा यूनिट आपकी खत्म हो चुकी है, लेकिन अब क्वेश्चन आंसर थोड़ा सा देखेंगे अपन कि आपके क्वेश्चन आंसर किस तरह से बनते हैं। नंबर 1 पे आपका आ रहा है स्लो ट्विच फाइबर्स आर ऑल्सो नोन एज, जैसा कि मैंने बताया था आपको कि आपको कलर इनकी याद होने चाहिए। तो फास्ट का तो होता है वाइट, स्लो का होता है रेड मसल फाइबर, आपका आंसर होता है रेड मसल फाइबर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, फिर आपका आता है द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन विच कैन बी अब्जॉर्ब्ड एंड कंज्यूम्ड बाय वर्किंग मसल्स फ्रॉम द ब्लड इज कॉल्ड। जो अपन ऑक्सीजन लेते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसको क्या कहा जाता है, उसको कहा जाता है ऑक्सीजन अपटेक। आपको ये सब चीज़ आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, फिर आपका आता है डिसलोकेशन इज रिलेटेड टू बोन इंजरी, स्किन इंजरी, मस्कुलर इंजरी, जॉइंट इंजरी। और उसी बात है, जो आपका जो जॉइंट है वो डिसलोकेट हो जाते हैं, उसको बोलते हैं डिसलोकेशन। तो आपका जॉइंट से रिलेटेड है डिसलोकेशन, इसी सा है, कुछ भी नहीं था इसके अंदर। नेक्स्ट देखते हैं, फिजियोलॉजी फैक्टर डिटरमाइनिंग स्पीड आर। फिजियोलॉजिकल फैक्टर्स डिटरमाइनिंग स्पीड आर, क्या क्या चीज़ें हैं आपके जो फैक्टर हमने देखे थे स्पीड के, क्या क्या थे। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ बिल्कुल था उसके अंदर, बॉडी वेट ये नहीं था, मसल कंपोजिशन बिल्कुल था। तो इसके अंदर जो आ रखा है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ हो गया, बॉडी वेट हो गया। आपका स्पीड के लिए ए और बी नहीं है, ए और सी है इसके अंदर, इसका आंसर होगा ए और सी दोनों, तो बोथ ए एंड सी है, थोड़ा सा चेंज करेंगे, बोथ ए एंड सी इसका आंसर होना चाहिए। ठीक है, फिर आएगा मैच द फॉलोइंग, इसको मैच करना है। स्ट्रेन जो हो गया, स्प्रेन, लेसरेशन, डिसलोकेशन, क्या चीज़ें हैं। स्ट्रेन जो आपका था वो क्या था, आपकी मसल इंजरी, आपकी मसल जो टेयर हो जाती है, ये मसल इंजरी। और स्प्रेन आपका था मोच, जो कि आपके लिगामेंट के अंदर होता है, जो आपका ये हो गया लिगामेंट इंजरी। ठीक है, याद रखना है। लेसरेशन आपका हो गया जो कट लगता है आपके अंदर, आपकी स्किन, आपकी मसल्स के अंदर डीप कट, वो आपका होता है ये ब्लीडिंग माउथ। डिसलोकेशन आपका क्या होगा, जॉइंट इंजरी, ये होगा आपका जॉइंट इंजरी। अब मैच कर लो, ए का है सी, 2 का है डी। तो ए का सी इसमें आ रहा है और किस में आ रहा है, किसी में नहीं आ रहा, इसका यही आंसर है। ए का सी, 2 का डी, बिल्कुल डी। 3rd का बी, ये बी। 4th का ए, ये इजी सा है, कुछ भी नहीं था। ठीक है, फिर आपका आता है बोन्स कम्स आउट ऑफ सॉकेट इन इस हिप डिसलोकेशन। अच्छा, हिप डिसलोकेशन के अंदर आपकी कौन सी बोन बाहर या चली जाती है अलग हटके, तो कौन सी होती है। हिप के यहाँ पर आपको जॉइंट, आपको बोन के नाम याद होने चाहिए। तो आपकी जो फीमर जो है, फीमर कौन सी होती है, आपकी थाइस की जो बोन है, सबसे लंबी जो बोन होती है इसको कहा जाता है, तो वो आपकी होती है फीमर, जो थाइस में पाई जाती है, ये आपका आंसर होगा फीमर।
ठीक है, ये ह्यूमरस जो हो गया ये बिल्कुल नहीं, टीबी आपके नीज के अंदर पाई जाती है, फिबुला भी वहीं नीचे पाई जाती है, तो फीमर इसका आंसर होना है। ठीक है, फ्रैक्चर वेयर अ पार्ट ऑफ ब्रोकन बोन एंटर्स इनटू अनदर बोन, मतलब पार्ट अंदर इस तरह से घुसा हुआ है अंदर, जो अपने देखा था वो किस में देखा था, इम्पैक्टेड फ्रैक्चर में। आपको थोड़ा सा याद होना चाहिए कि आपके जो बोन्स हैं आपस में इस तरह से घुस गई तो उसको होंगे इम्पैक्टेड फ्रैक्चर। व्हाट इज राइस ट्रीटमेंट, थोड़ी देर पहले देखा राइस और प्राइस। प्राइस क्या होगा आपका प्रोटेक्शन, आर से रेस्ट, आई से आइसिंग, सी से कंप्रेशन, ई से एलिवेशन। आपको ये याद होनी चाहिए। सबसे पहले आपका हो गया रेस्ट, आर से होएगा रेस्ट, ठीक है, आई से होगा आपका आइसिंग, सी से होगा आपका कंप्रेशन, और ई से होगा आपका एलिवेशन। एलिवेशन जो किस में आ रहा है, रेस्ट, आइस, कंप्रेशन, एलिवेशन, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो इस तरह से आपके क्वेश्चन बनते हैं। ये आपका यूनिट 7 था, काफ़ी अच्छा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको काफ़ी देखने को मिलेंगे इसके अंदर। मेजर वाला हो गया 3 नंबर का, हर सेक्शन के अंदर आपको देखने को मिलेगा। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई यूनिट के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए खुश रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू।